नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। साथियों, बीपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम जो शिक्षक भर्ती की है उसके एग्जाम में अभी आपका 9th और 11th-12th की एग्जाम बची है, जो कि लगता है कि आफ्टर होली यानी होली के बाद आपके एग्जाम होने की संभावना है। इससे पहले कि आपका 1 to 5 और 6 to 8 का जो आपने एग्जाम दिया उसकी पेपर लीक हो गई है, इसकी प्रूफ ईओयू ने दे चुका है, पेपर में डेली आ रहे हैं। फिर भी पता नहीं सरकार क्या सोच रही है। इसकी पेपर तो कैंसिल करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रही है। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे हुए हैं। आपने खूब मेहनत किया है और मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता है। इसलिए मुझे भारतीय संविधान पर, मुझे सरकार पर विश्वास है कि किसी भी परिस्थिति में यह पेपर को कैंसिल करनी होगी और आपका आगामी एग्जाम भी होगा। तो आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती लेती है, इसमें साइंस के जो प्रश्न होंगे वो बीपीएससी के पिछले परीक्षाओं में के आधार पर मैंने एक से एक बढ़कर प्रश्न जो है वो आपके लिए लाया है और उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में कि किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका देखिए सबसे पहला सवाल है, इस सवाल को हम लोग समझेंगे और अच्छी तरीका से इसका आंसर देंगे। यदि आपको आंसर पता रहेगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे और आप वीडियोस को लाइक और शेयर कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। बाबू चलिए आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अर्थात यहां यह खोज रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है, अर्थात वो गलत है। जैसे कि पहला है लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ लेंस की बात करता है। तो पावर ऑफ लेंस जो है अर्थात लेंस की क्षमता जो है, इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता भाई? तो इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मतलब पहला क्या है? सही है। लेकिन आपको खोजना क्या था भाई? तो जो इनमें से गलत है वो गलत आपको खोजना है। तो पहला सही है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला है दबाव या दाब जिसको कहते हैं, इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। यह भी आपका सही है। अगला है रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो सक्रियता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है, इसका एसआई मात्रक बेक्यूरेल होता है। जबकि यहां आप देख रहे हैं यहां पर क्यूरी दिया है, इसका मतलब ये मेरे दोस्त क्या है? गलत है। इसका क्यूरी नहीं होगा और गलत ही खोजना था, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब सवाल यह है कि सर एग्जाम में यदि पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका एसआई मात्रक होता है बेक्यूरेल। यानी चूंकि इसका खोज जो है वो आपको हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? तो आपका बेक्यूरेल। तो याद रखेंगे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए खोजकर्ता के बारे में कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में खोजकर्ता, तो आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर याद रखेंगे इसका खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्त? तो इसका खोज जो है रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो सक्रियता का खोज जो है वह हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आपका बेक्यूरेल हो जाएगा, ये क्यूरी नहीं होगा। क्यूरी जो है ये आपका नाम है वैज्ञानिक का, मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने रेडियम का खोज किया था। और क्यूरी का जो परिवार है, इस परिवार को नोबेल परिवार के नाम से जाना जाता है। नोट करके दिमाग में रखेंगे मेरे दोस्त। कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि मैडम क्यूरी का परिवार जो है, ये मैडम क्यूरी का परिवार जो है इसे किस परिवार के नाम से जाना जाता है? तो इसे नोबेल फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे नोबेल फैमिली अर्थात नोबेल परिवार के नाम से, नोबेल परिवार के नाम से जाना जाता है। कई एक बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि नोबेल परिवार के नाम से यानी नोबेल फैमिली के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो आपका क्लियर है यहां से कि नोबेल परिवार के नाम से मैडम क्यूरी के परिवार को जाना जाता है, क्योंकि इसमें मैडम क्यूरी को, पियरे क्यूरी को, इनकी बेटी इरेन क्यूरी को, इनके दामाद एफ जूलियट को, इन सारे लोगों को साइंस के क्षेत्र में अर्थात केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। इसलिए मैडम क्यूरी के परिवार को नोबेल परिवार के नाम से जाना जाता है।
तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? तो आपका आंसर चूंकि नहीं पूछ रहा था इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बची यहां उष्मा की बात, चाहे आपसे उष्मा के बारे में पूछा जाए, चाहे आपसे कार्य के बारे में पूछा जाए, चाहे आपसे ये ऊर्जा के बारे में पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त सबका एसआई मात्रक जूल ही होगा। चाहे उष्मा का एसआई मात्रक पूछे, कार्य का एसआई मात्रक पूछे या फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, हीट, ये सबका जो एसआई मात्रक है वो आपको जूल ही होता है। तो ये तीन विकल्प सही है और सी नंबर आपका गलत है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। उम्मीद करते मेरे दोस्त ये पूरी कॉन्सेप्ट जो अभी आपने देखा ये 100% क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर दिन एक से एक बढ़कर प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो जाए। क्लियर बाबू? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है, यानी एक माइक्रोन के बारे में बोला कि बताइए एक माइक्रोन बराबर क्या होता है। तो याद रखेंगे एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 होता है किसी ऑप्शन में क्या 10⁻⁻6, 10⁻4, 10⁻6, 10⁻⁻9। तो याद रखेंगे एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी 10⁻⁻6 के बराबर होता है एक माइक्रोन आपका। यदि मैं बात करता हूं 10⁻6 का, ये होता है आपका, ये आपका मेगा, यानी आपका मेगा जो होता है ये 10⁻6 मीटर होता है। क्लियर? 10⁻6 मीटर होता है। और माइक्रोन की बात करेगा, चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया था इसलिए मामला यहां गड़बड़ा गया, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन जो होता है वह 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। चूंकि सेंटीमीटर में था इसलिए 2 कम होगा, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मेगा की बात करेगा ये 10⁻6 मीटर के बराबर होगा। 1 नैनो की बात करेगा, 1 नैनो की बात करेगा तो ध्यान देंगे, अरे यार एक यदि नैनो की बात करेगा तो एक नैनो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर भाई? तो एक नैनो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। और याद रखेंगे एक पीको की बात करेगा, एक पीको 10⁻12 के बराबर होता है। और 1 गीगा जो है, 1 गीगा जो है वो 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर, 1 मेगा 10⁻6 मीटर, 1 नैनो 10⁻6 मीटर, 1 पीको 10⁻12 मीटर, 1 गीगा 10⁻9 मीटर, 1 टेरा की बात करेगा कि 1 टेरा किसके बराबर? तो 10⁻12 मीटर के बराबर। तो याद रखेंगे 1 पीको की बात करेगा तो 10⁻12 और 1 टेरा की बात करेगा तो 10⁻12 मीटर के बराबर। तो जितना भी डाटा आपने यहां देखा ये टोटल का टोटल डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर बाबू? एकदम आपको अच्छा लगे तो आप सभी लोगों को लाइक जरूर करनी चाहिए। आप लोग लाइक भी करें और शेयर भी करें, और यदि आंसर आप जानते हैं तो आप लोग आंसर कमेंट भी करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव तराजू पर बैठ खड़ा है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में है कि वह सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है और कहता बताइए यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है, यानी जब वो सांस अंदर लेगा तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तराजू की रीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी, और जब वो सांस छोड़ेगा तब तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? तब तराजू की रीडिंग जो है वो घट जाएगी। याद रखना जब सांस अंदर लेगी तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में बढ़ेगी, और जब सांस छोड़ने की बात होगी कि जब वो सांस छोड़ेगी तब क्या होगा? तब हो जाएगा आपका घटेगी। छोड़ने की बात करेगा तो घटेगा, और अंदर लेने की बात करेगा तो बढ़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहता निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ध्यान देंगे ये पूछा आपसे कि इनमें से कौन ऐसी राशि है जो सदिश नहीं है,
अब विस्थापन है, वेग है, बल है और आयतन है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, अभी समझेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या डिफरेंस है। यानी एक आपका है सदिश और दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका है अदिश। अब इस दोनों के अंतर को समझेंगे तो जीवन में कभी भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो कहीं से भी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि यहां दिश लिखा हुआ है तो दिश का मतलब होता है मेरे दोस्त दिशा, अर्थात जिसको आप कहते हैं डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है डायरेक्शन। और 100 का मतलब क्या होता है, तो 100 का मतलब होता है 7। इसका मतलब है कि सदिश राशि एक वैसी भौतिक राशि है जो डायरेक्शन के साथ होता है, अर्थात जिसमें दिशा होती है, वैसी राशि को सदिश राशि के नाम से जाना जाता है। यानी जिसमें इस तरीके से डायरेक्शन होता है वो कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। जैसे बल की बात करेंगे, वेग की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे, संवेग की बात करेंगे, आवेग की बात करेंगे, वो सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अर्थात विस्थापन, वेग, बल, ये सब कौन सी राशि है, तो ये सबका सब जो है मेरे दोस्त आपका सदिश राशि है। विस्थापन भी, वेग भी, बल भी, अर्थात नहीं पूछ रहा था तो आयतन सदिश राशि नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी वॉल्यूम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी आयतन एक सदिश राशि नहीं है। अब आते हैं कि सर आखिर सदिश नहीं है तो ये है क्या, तो ध्यान रखेंगे आयतन जो है ये आपका अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी भाई, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन होता है। क्योंकि दुनिया की सभी राशियां हैं जिसमें आपका क्वांटिटी होता है, चाहे वो फिजिकल ये स्केलर की बात करेंगे, चाहे वो वेक्टर की बात करेंगे, दुनिया की सभी राशि में क्वांटिटीज मौजूद है। लेकिन अंतर इस बात का है कि यदि उसमें डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा, डायरेक्शन नहीं है तो वो वेक्टर नहीं होगा, वो आपका स्केलर होगा। यहां नाम से ही क्लियर है कि इसमें दिशा तो लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओ है और ओ का मतलब होता है नहीं। इन याद रखेंगे किसी भी सार्थक शब्द से पहले यदि ओ आ जाता है तो वह एक नकारात्मक शब्द होता है, यह एक निगेटिव वर्ड होता है। अर्थात वैसी भौतिक राशि, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर आयतन होगा। लेकिन इसके अलावा ध्यान में रखेंगे यदि आपसे द्रव्यमान की बात करता है, यदि वो आपसे तापमान की बात करता है, यदि वो आपसे चाल की बात करता है, यदि वो आपसे समय की बात करता है, यदि वो आपसे कार्य की बात करता है, तो जितना भी यहां राशि लिखा हुआ दिख रहा है आपको, चाहे वो द्रव्यमान हो, चाहे तापमान हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो चाल हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो शक्ति हो, ये टोटल की टोटल राशि जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है। जबकि मैं आपसे त्वरण की बात करूं, मैं आपसे वेग की बात करूं, हम आपसे विस्थापन की बात करूं, हम आपसे संवेग की बात करूं, इन सब में से किसी भी राशि की मैं आपसे बात करूं, चाहे वो वेग हो, विस्थापन हो, त्वरण हो, संवेग हो, आवेग हो, विभिन्न भार हो, याद रखेंगे ये आप सब जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इन याद रखना कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। तो क्लियर हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये सदिश और अदिश की पूरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर लाइक कर देंगे और वीडियोज को शेयर भी अपने दोस्त ग्रुप में जरूर करेंगे। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोड जानवर, यानी सबसे पहला सफल क्लोड जानवर अर्थात पाए जाने वाले ठंडे प्रदेश के जानवर में आपका नाम किसका आता है, तो आपका भेड़ आता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर बाबू? चलिए स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की और जल की। तो याद रखेंगे डेंगू ज्वर जो है, ये डेंगू ज्वर जैसे ही बॉडी में प्रवेश करता है तो ये आपके ब्लड का जो ये प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स को क्या करता है,
डिक्रीज कर देता है, अर्थात जो है ये कम कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में अन्य तरह की बीमारियां जो है वो भी धीरे धीरे हावी हो जाती है। अर्थात आंसर क्या होगा कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाए कि यदि किसी व्यक्ति की शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी कौन सी बीमारी होगा, तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया बीमारी होता है। कौन सी बीमारी मेरे दोस्त? हीमोग्लोबिन की कमी से जो है वो आपका एनीमिया बीमारी होता है। शर्करा की कमी हो जाएगी आपके बॉडी में, तो आपके बॉडी में ऊर्जा जो है वो कम मिलेगा और आप आसानी से किसी भी काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। और जल की कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा आ जाता है, अर्थात शरीर के तापमान को भी ये पानी क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिला, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्लियर बाबू? चलिए अगला प्रश्न है कि आपका फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग होता है? ये आपका फॉस्फेटेज ये परीक्षण जो होता है दूध के लिए, चाय के लिए और पानी के लिए, ये तीनों के लिए उपयुक्त होता है। इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? उपर्युक्त में से सभी, अर्थात ऑल ऑफ दिस। कोई कंफ्यूजन बाबू? समझ गए ना? कोई दिक्कत की नहीं को? अगला प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोफाइड जो है आपका Pu94, इसकी एटॉमिक नंबर जो है ये आपका 94 है और एटॉमिक मास 242 है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? ध्यान देना मेरे दोस्त, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एटॉमिक मास बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसी फॉर्मूला पर आपका ये सवाल बन जाएगा। या फिर आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर आपने पढ़ा होगा परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये तीन फॉर्मूला यदि याद रखेंगे तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के किसी भी तरीके के सवाल पूछा जाएगा तो आप 100% बनाएंगे। ध्यान से समझेंगे, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी चाहे परमाणु संख्या दे देगा, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से बता देंगे। यदि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दे देगा तो न्यूट्रॉन की संख्या बता देंगे। क्लियर? तो अब आपसे न्यूट्रॉन की संख्या यहां पर पूछा गया था, तो n बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस जेड हो जाएगा। a का मान कितना है भाई? 242 और z का मान कितना है? 94। माइनस कर देंगे, 8 4 12, 9 4 13 और बच गया 1, यानी आपका आंसर क्या होगा? 148 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपने बस कुछ नहीं किया, यहां पर दो डाटा दिया था, तीसरा के बारे में पूछा, पटपट मन बैठा दिए, 60 घटा दिए, खटखट आंसर 148 आ गया। तो यहां पर ये तीन फॉर्मूला जो आपने देखा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जरूर ध्यान में रखेंगे कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एक होगा A बराबर P प्लस N या A बराबर Z प्लस N, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या परमाणु द्रव्यमान बराबर ये परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों आपस में बराबर होता है। तो आपने इस फॉर्मूला का यूज किया और न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल लिया, कितना? 148, जो कि आपका विकल्प बी में दिया गया है। कोई कंफ्यूजन बाबू? एकदम 100% समझ गए ना? इस फॉर्मूला को जरूर याद रखना, क्योंकि ना जाने कौन से एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछा जाएगा और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक क्वेश्चन आपके लाखों हजारों बच्चों से आपको आगे कर देगा मेरे दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अणु, यानी एटम लिख दिया, तो एटम को हिंदी में अणु नहीं बाबू, इसको परमाणु कहा जाता है। तो एटम यानी अर्थात परमाणु, परमाणु का भाग नहीं है। तो आपको पता है मेरे दोस्त, परमाणु जो है इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम, यानी कोई परमाणु जो होते हैं उसके 3 मौलिक विधाएं होती है, उसके 3 मौलिक कण होते हैं। इस कण में इलेक्ट्रॉन का भी नाम आता है, इस कण में प्रोटॉन का भी नाम आता है और इस कण में न्यूट्रॉन का भी नाम आता है। याद रखेंगे, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। क्लियर हो गया? ये तीनों क्या हैं? एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो बच कौन गया? फोटोन। ये नहीं है, नहीं पूछ रहा था, तो आपका आंसर क्या हो गया? फोटोन हो गया। देखिए, दिखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर,
नहीं, ये सवाल कितना आसान था कि एटम का भाग नहीं है। तो यदि आपको पता है कि परमाणु के कितने मौलिक कण हैं और यदि वो याद है तो बाकी फोटोन के जगह पे अदर कोई भी लिखा रहता तो आंसर वही होता, क्योंकि आपको यहां से पता चल गया कि प्रोटॉन के तीन ही एटम के तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावे कोई भी विकल्प होता तो वही इस प्रश्न का आंसर होता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यदि बात करेंगे कि व्हाट इज फोटोन, सर ये फोटोन क्या है, तो आपका जो प्रकाश है ये प्रकाश की सबसे छोटी इकाई, यानी प्रकाश का सूक्ष्म कण जिससे प्रकाश का निर्माण हुआ हो, प्रकाश का सूक्ष्म कण जिससे प्रकाश का निर्माण हुआ है उसी को फोटोन कहा जाता है। अर्थात ये है क्या, तो ये आपका लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, यानी फोटोन के गुच्छे को ही, फोटोन के सम्मिलित स्वरूप को ही हम लोग प्रकाश के नाम से जानते हैं। तो फोटोन क्या है, तो ये प्रकाश का एक गुच्छा है, ये प्रकाश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगला, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तांबे की तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित करके। तो याद रखेंगे यदि श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये अणुओं को दोलित करना होगा, नहीं, या कि परमाणु को उत्तेजित करना होगा, तंतु को गर्म करना होगा, या तांबे के तार को गर्म करना होगा। देखिए वहां से आपको श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करना है तो आपको ये आंसर सोचकर विचार कर ही देना होगा। तो आप लोग इसका आंसर जो है सोच विचार कर देंगे और तब तक हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आप इसका आंसर क्या देते हैं। क्लियर भाई, तो आप सभी लोग इसका आंसर जो है देने का प्रयास जरूर करें ताकि मुझे यह पता चल सके कि आप लोग इस प्रश्न को पहले कभी देखे हैं या नहीं देखे हैं। क्योंकि ये आपको श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करना है ये समझिए, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। एनसीईआरटी जो है, इस एनसीईआरटी का डायरेक्ट ये लाइन लिखा हुआ है। क्लास ये जो 10th का बुक आपका है, क्लास 10th के एनसीईआरटी का लाइन उतार दिया गया है। और इस तरीके के सवाल जब आपसे बीपीएससी पूछती है तो बच्चे कहते हैं कि बाप रे बाप इसका आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे, श्वेत प्रकाश मैंने सबसे पहले घेरा था इसी को, यानी क्लियर था उसी समय कि अणुओं को जब दोलित किया जाता है, मॉलिक्यूल्स को जब काफी वाइब्रेट किया जाता है तो उसी से श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, अर्थात श्वेत प्रकाश पैदा होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। इसलिए मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी यदि आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर डी बन जाएगा। परमाणु को आप उत्तेजित करेंगे, परमाणु डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे भले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल जाएगा लेकिन श्वेत प्रकाश नहीं निकलेगा। चाहे तंतु में अर्थात फाइबर में आप श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। और तांबे के तार को हीट करते हैं, तांबे के तार हीट होने से उससे उष्मा निकलती है और उससे लाल प्रकाश निकलती है, ना कि श्वेत प्रकाश निकलती है। क्लियर बाबू, चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया, अणुओं को दोलित कर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या होगा। ध्वनि की मूलभूत इकाई को ध्वनि ग्राम के नाम से जाना जाता है, यानी ध्वनि का जो फंडामेंटल इकाई होगा वो आपका ध्वनि ग्राम के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी सवाल पूछता है कि ध्वनि तरंग जो है उसकी प्रकृति कैसी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे प्रकृति की बात करेगा, ध्वनि तरंग की प्रकृति जो है वो आपका अनुदैर्घ्य होती है। कैसा होती है भाई, तो ध्वनि तरंग की प्रकृति जो है ये आपका अनुदैर्घ्य होती है, यानी इसकी प्रकृति जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग की भांति है। लेकिन याद रखना यदि वो आपसे प्रकाश के बारे में पूछ दिया जाए तो प्रकाश तरंग की जो प्रकृति है वो आपका कैसा होता है, तो वो आपका अनुप्रस्थ होता है, यानी प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है जबकि ध्वनि जो है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का, अल्फा का, बीटा का, गामा का। ये आंतों के रोग के निदान के लिए सबसे पहले एक्सरे किया जाता है। क्या किया जाता भाई, एक्सरे किया जाता है। और ये अल्फा, बीटा, गामा जो है ये कहां से निकलता है, तो ये जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ये जब विखंडित होती है तो इसी से अल्फा, बीटा और गामा का निर्माण होता है। किससे निकलता है, तो आपका रेडियो
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, अर्थात रेडियो सक्रिय तत्व जो है, इस रेडियो सक्रिय तत्व के विखंडन से अल्फा बीटा और गामा किरण निकलती है। अर्थात आंतों के रोग के इलाज के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। क्लियर भाई। अगला है आपका प्रश्न, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। याद रखना है, यदि मैग्नेट की बात करता है, यदि वो आपसे मैग्नेट की बात करता है तो मैग्नेट अट्रैक्शन की बात करेगा, तो मैग्नेट का जो अट्रैक्शन होगा यह आपको लोहा के प्रति होगा, यह आपको निकेल के प्रति होगा, आपको कोबाल्ट के प्रति होगा, क्योंकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट यही तीन ऐसे सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। इस तीनों के अलावे विकल्प में कोई भी हो उसको मैग्नेट कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब ऑप्शन में लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, आपको पता है ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस है, नहीं पूछ रहा था, इसलिए आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। क्योंकि ये नहीं पूछ रहा था तो एल्यूमिनियम को या तांबा को या जस्ता को या इस्पात को या अदर किसी की बात किया जाए तो उसको कभी भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। मैग्नेट सिर्फ अट्रैक्ट करता है लोहा, निकेल और कोबाल्ट को, लोहा, निकेल और कोबाल्ट को। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला प्रश्न है कि साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न किया जाता है। आपका जो आर्टिफिशियल सीजन है, यानी कृत्रिम मौसम जो बनाया जाता है, वो साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र के माध्यम से, जैसे जिस तरह का, जैसे गर्मी का मन करेगा गर्मी ऐसा मौसम बना देगा, बरसात करवा देगा या ठंडी ला देगा, तो आर्टिफिशियल सीजन जो है ये बनाने का काम साइटोट्रॉन यंत्र करता है। एकदम ये आपका एनसीईआरटी जो है आपके क्लास 10th का है, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है प्रैक्टिकली में जो आप लोग पढ़ते होंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलता होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतक में प्रयुक्त किया जाता है। नियोन, ऑक्सीजन, प्रेओन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे ना तो नियोन का ना तो ऑक्सीजन का, इसमें प्रेओन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? घरेलू प्रशीतक का, अर्थात सामान्य प्रशीतक जो घरेलू में कूलेंट के रूप में काम करता है वो आपका प्रेओन होता है। यदि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जलीय पादप संवर्धन, अर्थात पानी में जो प्लांट्स बढ़ता है उसको अब यहां मृदा विहीन, अर्थात जहां मिट्टी नहीं होती है, इस पादप संवर्धन को क्या कहा जाएगा, तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। जल संरक्षण के जगह पे यदि वो लिख देता कि जल पादप संवर्धन तो आंसर हो जाता। तो यहां याद रखेंगे आपका आंसर क्या होगा, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन होगा। क्या होगा? मृदा विहीन पादप संवर्धन, अर्थात जहां मिट्टी नहीं है, जल में जो डेवलपमेंट होता है ये उसकी बात कहा। तो आपका आंसर ए हो गया। क्लियर भाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। पार्थक्य है, उत्परिवर्तन है, प्राकृतिक वर्ण है, लैंगिक जनन है। तो नए जीव जाति उत्पत्ति के लिए सबसे बड़ा घटक कौन है? उत्परिवर्तन है, जिसके बारे में आपने उद्विकास टॉपिक में पढ़ा होगा, आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा। यहां पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में इसी सिद्धांत में एक उत्परिवर्तन का सिद्धांत है जो किसने दिया था, ये ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। कौन सा सिद्धांत भाई? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर बाबू। अगला प्रश्न है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। एकदम सही है, क्योंकि अमीबा जो है इसमें आपका अलैंगिक जनन होता है। क्या होता भाई? अलैंगिक का जनन होता है, और इस अलैंगिक में ये आपका विखंडन होता है। कौन सा होता भाई? तो विखंडन होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है, यह भी सही है। मैंने अभी तुरंत बताया यूनिसेलुलर जितना भी होगा, यूनिसेलुलर जितना भी होगा, इसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात अलैंगिक जनन होती है। तो यह भी आपका सही है। ए और आर दोनों सही है।
आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यानी आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। याद रखना, अमीबा की बात करेगा उसमें आपका अलैंगिक जनन होगा, आलू की बात करेगा, गन्ना की बात करेगा, हाइड्रा की बात करेगा, प्लानेरिया की बात करेगा, ये सब में अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। क्लियर भाभी। अगला है कि जुगनू क्या है। जुगनू देखे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं चकभकिया। ये जो है चकभकिया अर्थात देखे होंगे कि ये क्या करता है, चुकभुक करते रहता है, कभी जलता है कभी बंद होता है, जलता है बंद करता है। जुगनू जिसको कहते हैं ये जलता और बंद होता है। इस तरह का जो है क्या है, ये एक प्रकार का कीड़ा है, ये एक प्रकार का कीट है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आज का ये सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग जरूर लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नित्य प्रतिदिन रात के 8 बजे आप इस सेशन से जरूर जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।